तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है डेली जीके जीएस सीरीज में। आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोग बादल के बारे में कि बनता कैसे है। तो जो हमारा अर्थ सरफेस है और यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर का यहाँ से होता है पानी का वाष्पीकरण। तो यहाँ से होता है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन हो करके ये वायुमंडल में जाते हैं। और यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, ये क्या होते हैं कि बहुत हल्के होते हैं। इनका घनत्व बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये वायुमंडल में तैरते हैं। और ये जो कण है, इसका क्या होता है, ये संघनन होता है इसका। बादल का जो है, बादल का बनना क्या कहलाता है, संघनन, कंडेंसेशन। तो ये जो कण है, ये वाष्प के रूप में थे, अभी क्या बन होते हैं कि छोटे छोटे बूंद बनाते हैं पानी के, और इसी को बोला जाता है कि इसका क्या हुआ, संघनन हुआ। तो बादल का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, संघनन। तो और ये तैरते हैं वायुमंडल में। ये इसका रीजन हो गया कि इसका डेंसिटी जो होता है, घनत्व, ये बहुत ज़्यादा कम होता है। तो निम्न घनत्व के कारण जो है बादल वो वायुमंडल में तैरते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जलन पैदा किससे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, और भाप, और एक दिया है पिघली हुई पुलावी बर्फ। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो पानी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद क्या होता है, ये उबलने लगता है, और उबलने के बाद इसका क्या होता है, भाप बनता है। तो हम लोग क्या दिया यहाँ पे, उष्मा दिए पहले। तो गर्म हुआ पानी, और वो उष्मा क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी उसको अवशोषित करता है। तो जो भी हम लोग उष्मा दिए इसको, तो ये क्या किया, उष्मा ये पानी ने अवशोषित किया। अवशोषित करके क्या होता है, पहले गर्म होता है, गर्म होने के बाद फिर वो उबलने लगेगा, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा पानी, वो भाप बनने लगेगा। तो पहले हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो पानी क्या हो रहा था, गर्म हुआ, फिर उबला, और उबलने के बाद उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके बाद हम अगर उष्मा देते हैं, तो जब उष्मा देंगे तो क्या होगा कि जो भाप बना हुआ है, भाप क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अवशोषित कर लेगा भाप, और वो किस रूप में करता है, वो करता है गुप्त उष्मा के रूप में। तो जो भी भाप होगा, वो जितना भी टेम्परेचर हम लोग देते जाएंगे, वो भाप क्या करेगा कि उस ऊष्मा को अवशोषित करते जाएगा, और उस ऊष्मा को बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा जो होगी, वो भाप के पास होगी, और उससे कम होगा उबलता हुआ पानी के पास, और उससे कम भी गर्म पानी के पास। तो इसके पास क्या है, भाप के पास बहुत ज़्यादा गुप्त ऊष्मा है। अब ऊष्मा है तो जो इससे क्या होगा कि भाप से अगर जलेगा तो सबसे ज़्यादा जलन पैदा करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है। यहाँ पे पूछा गया है संवहन किस चीज़ में होता है, किस मटेरियल में। तो ये जो संवहन है, संवहन जो होता है, ये जैसे कि दो पार्टिकल है, यहाँ पे जो भी अगर पदार्थ है किससे बना होता है, पार्टिकल से बनाता होता है, कणों से मिलके। यहाँ पे जो दो कण है, अगर मान लेते हैं इसको हम लोग क्या दिए, उष्मा। तो उष्मा दिए तो ये क्या होगा, यहाँ से मूव करेगा, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो जैसे ही उष्मा दिया जाएगा, ये मूव करेगा। तो उस उष्मा क्या होगा, यहाँ से यहाँ एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, इसका स्थानांतरण हुआ। तो जब भी उष्मा का स्थानांतरण, एक जो पार्टिकल है अगर ये मूव करके यहाँ से यहाँ गया, तब उसको बोलते हैं लोग संवहन। और ये उस केस में होता है कि जब या तो द्रव्य रहेगा, लिक्विड, या फिर गैस, ये क्या होता है, इसमें होता है। और ये जो है संवहन ठोस में नहीं होता। क्यों इसमें नहीं होता, क्योंकि ठोस का जो पार्टिकल है, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं। और जो संवहन होती है, जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, कि जैसे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल वो मूव करके फिर दूसरे जगह जाएगा, तो क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ एक जगह से दूसरे जगह। तो जो संवहन होती है सिर्फ द्रव और गैस में होती है, ठोस में नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि द्रव और गैस में होता है संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। यहाँ पे जो द्रव का वाष्पन पूछा गया है, इवोपरेशन किसका होगा। तो इवोपरेशन कब होता है, जब जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, उसका वाष्पन होने लगेगा, इवोपरेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा, उसका वाष्पन क्या हो जाएगा, जल्दी होने लगेगा, उसका पहले होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उसका वाष्पन क्या होगा, लेट से होगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो
यहाँ पे जो मिट्टी का तेल होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है लगभग ये 150 से 300 के बीच में होता है डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर। और जल का तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जल का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो अल्कोहल है इसका होता है 79 डिग्री सेल्सियस, और जो पेट्रोल है इसका होता है 95 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो वाष्पन है सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा होगा एल्कोहल में होगा। तो एल्कोहल का जो है वाष्पन ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, पेट्रोल का होगा, और उसके बाद में जो है जल का होगा, और फिर उसके बाद मिट्टी के तेल का। तो इसमें हो जाएगा कि एल्कोहल का वाष्पन सबसे अधिक होगा। तो यहाँ से और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा थर्मामीटर के कार्य के सिद्धांत क्या है। जो पारा का मतलब होता है मरकरी, जो मरकरी थर्मामीटर होता है, तो पारा मरकरी जो होता है इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है थर्मामीटर जो होता है, तो यहाँ पे क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। यहाँ पे क्या रहता है, मरकरी है ये। और इसको क्या करते हैं, जब यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग टेम्परेचर अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो ये जो मरकरी जो होता है यहाँ तक के चढ़ने लगता है ऐसे। और यहाँ पे बना होता है स्केल, और यहाँ पे स्केल बना रहेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये दूर तक यहाँ पर इसका प्रसार होगा, इसका विस्तार उतना दूर तक होगा। तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ से मेजर करके कि जितना ज़्यादा प्रसार होगा उतना ज़्यादा, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रसार इसका विस्तार क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा कि जो इसको गर्म करेंगे लोग, तो ये जो पदार्थ है मरकरी, इसका क्या होगा कि इसका विस्तार उतना ज़्यादा होगा। तो इसका सिद्धांत हो गया कि गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ये इसका उपयोग ज़्यादातर जो रॉकेट जो होते हैं, रॉकेट में किया जाता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक जो होता है ये क्या करता है कि ये बहुत तेज़ी से क्या करता है कि ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है, बहुत तेज़ी से ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसीलिए इसका जो उपयोग करते हैं ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ये जो आर्द्रता है इसको हिंदी में बोला जाता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो है ये जो आर्द्र तापमापी है इसको बोला जाता है हाइग्रोमीटर। कहीं कहीं इंग्लिश में ही लिखा होता है कि आर्द्रता को किससे नापते हैं, तो हिंदी में भी यही लिखा होता है हाइग्रोमीटर, और हिंदी में इसका नाम जो हो जाता है आर्द्रता मापी। तो ये जो है आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, आर्द्रता मापी का, हाइग्रोमीटर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो जैसे धातु का जो भट्टी होता है जहाँ पे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर को नापना है। तो इस क्वेश्चन में बस सिंपल सा ये पूछा गया है कि उच्च तापमापी जो होते हैं, उच्च तापमापी वो इसमें से कौन है, कौन इसमें से जो ये जो मीटर है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये उच्च तापमापी को मापता है। तो इसमें जो है ये जो पायरोमीटर है, इससे हम लोग जो उच्च तापमापी है इसको मापते हैं लोग। और पायरोमीटर का जो सिद्धांत होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है तो वहाँ से क्या निकलता है, अगर तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से विकिरण निकलेगा। तो यहाँ से विकिरण जो निकलता है, तो इस विकिरण मान लेते हैं कि ई निकला है। तो जो ई होता है, ये जो विकिरण है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये टी के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग जो टेम्परेचर है इसको माप लेंगे। हम लोग विकिरण मापते हैं कि किस बॉडी से कितना विकिरण आया, और हम लोग उससे बता सकते हैं ई के रेस्पेक्ट में कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो इसका यही सिद्धांत है कि विकिरण के द्वारा ताप को मापा जाता है। तो पायरोमीटर में जो किसी भी चीज़ का अगर मापना है हमें तापमान, तो उसका जो विकिरण निकलेगा तो उस विकिरण के बेसिस पे हम लोग उसका टेम्परेचर बता सकते हैं।
और ये जनरली कब यूज करते हैं, जब 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मापना हो। इससे कम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर इससे कम टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ से जो है विकिरण नहीं निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा तापमान रहता है तभी उस बॉडी से क्या निकलता है, विकिरण, जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन वो निकलेगा। तो पायरोमीटर का उपयोग कब करते हैं, जब 800 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस का ताप मापना हो तब। और इसका सिद्धांत हो गया कि जो उस बॉडी से जो भी विकिरण निकलेगा उसके अनुसार हम लोग उसका टेम्परेचर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है। तो जो गैस फ्लेम होती है, यहाँ पे जो गैस का जो फ्लेम होता है, तो जैसे गैस का फ्लेम यहाँ से निकल रहा है, तो क्या होता है कि यहाँ पे इस पार्ट को बोला जाता है कि ये क्या है, लुमिनस जोन है। ये जो है लुमिनस जोन है, ये हो गया लुमिनस जोन। और नॉन ल्यूमिनस जोन जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस जोन। तो और जो जलता है जहाँ पे, इसको बोलते हैं लोग ल्यूमिनस जोन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे जो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसको बोलते हैं लोग नॉन ल्यूमिनस जोन, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का। और यही क्या होता है कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजों हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें हम लोग दो कमीज अगर पहनेंगे तो ज़्यादा वो गर्म होगी। और सिंगल कमीज के, अगर एक सिंगल कमीज है मोटी कमीज, तो इसके मुकाबले अगर हम लोग दो पतली पतली कमीज पहनेंगे तो ये ज़्यादा गर्म करेगी। तो उसका रीज़न पूछा गया है। तो इसका रीज़न होता है कि जो ऐसे दो कमीज है तो इसके बीच में क्या होता है कि यहाँ पे एयर रहेगा, वायु रहेगा। तो जो वायु होती है, ये जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। जो ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ जैसे ऊष्मा है, इसका ट्रांसफ़र यहाँ तक नहीं होगा। तो ये वायु जो होती है ऊष्मा का कुचालक होती है। तो मेन रीज़न हो गया कि जो वायु होती है वो ऊष्मा का कुचालक होती है। और दो पतली कमीज़ों के बीच में ये क्या हो जाता है कि वायु इसमें ट्रैप हो जाता है। तो ट्रैप हो जाएगा तो उस वायु क्या करेगा, ऊष्मा का अपोज करेगा, इसका ऊष्मा का विरोध करेगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि जो दो कमीजों के बीच में जो वायु की परत है, ये क्या काम करती है, ये रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ये रोधी माध्यम अपोज करती है इसका ऊष्मा का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। ये जो तप्त जल के थैला जो होता है, जैसे कि इसको मेडिकल मेडिकल के क्षेत्र में यूज करते हैं। जैसे इसको गर्म करने के लिए एक थैला होता है ऐसे, और इस थैले में क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये थैले में क्या गर्म पानी भर दिया जाता है। और ये क्या हो जाता है, इसका ये हो जाएगा गर्म। तो सेकाई करने के लिए इसका यूज करते हैं लोग। तो बॉडी का सेकाई करना हो तो इसका यूज किया जाता है, तप्त जल के थैला। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो है जल का प्रयोग किया जाता है क्यों। तो जल का ही प्रयोग इसमें क्यों किया जाता है, दूसरा लिक्विड क्यों नहीं इसमें भरते। तो जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसका जो है, इसका जो मेन रीज़न हो गया कि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, जो जल की विशिष्ट की ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है। जैसे कि पानी को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो पानी जो है बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। तो इसका ये टेम्परेचर क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है बढ़ता है। तो क्यों, क्योंकि इसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, तो धीरे धीरे गर्म भी होगा। अब जब ठंडा भी होना होगा तो ये पानी क्या होता है कि धीरे धीरे ही ठंडा होती है। जो पानी होती है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो और ये रीज़न होता है कि जो जल का होता है विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि पानी गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। इसीलिए इस थैलों में पानी भरा जाता है ताकि ये थैला ज़्यादा देर तक गर्म रह सके और अच्छे से सेकाई हो सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कप होता है, जो कप है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कप है, तो कप का जो ये जो हैंडल बना होता है, तो ये मान लेते हैं कप किसका है, मेटल का है, धातु का है कोई, और इसका जो हैंडल बना होता है वो किसका बना होता है, लकड़ी का। तो ऐसा क्यों? तो जो धातु होता है ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक, और जो लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होता है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ तक अगर धातु पे जो है, यहाँ पे जो ऊष्मा है यहाँ तक नहीं पहुँचेगा हैंडल तक, तो इसलिए हाथ जो है नहीं जलेगा यहाँ पे। इसीलिए धातु का जो कप होता है उसमें लकड़ी का यहाँ पे हैंडल लगाया जाता है, क्योंकि जो लकड़ी होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? जैसे यहाँ पे बर्फ है, तो इसको जो पैक किया जाता है, तो क्या किया जाता है कि बर्फ का टुकड़ा है, तो एक छोटा छोटा टुकड़ा और भी इसके आसपास भर दिया जाता है। तो चारों तरफ से क्या भर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है ये क्या कैसा काम करता है, ऊष्मा का कुचालक हो जाता है। कि जैसे मान लेते हैं ऊष्मा अगर इधर से आया, तो ये क्या करेगा कि ये जो छोटा टुकड़ा है अगले वाले को ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो क्या है, यहाँ पे एक विरोधी टाइप का बन जाता है, यहाँ पे रोधी टाइप का। तो ऊष्मा जो है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें क्या कुचालक की तरह काम करता है छोटा वाला टुकड़ा, तो ऊष्मा का ट्रांसफ़र यहाँ तक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो बर्फ है हमारा जल्दी पिघलेगा नहीं, इसीलिए चारों तरफ कैसा छोटा छोटा टुकड़ा भर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो बुरादा होता है, जो बुरादा होता है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, ये क्या होता है कि ऊष्मा का कुचालक होता है। तो अंदर वाली बर्फ हमारी सुरक्षित रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। जैसे जो बर्फ होती है तो इस पे जो स्केटिंग किया जाता है, स्केटिंग यहाँ पे स्केटिंग अगर करते हैं तो ये तो सॉलिड होता है, बर्फ क्या है, बर्फ जो है ये सॉलिड होता है, और स्केटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस पे फिसलन होनी चाहिए। अगर फिसलेगी तभी तो स्केटिंग हो पाएगा। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं ये फिसलेगी तब स्केटिंग पॉसिबल हो पाएगा। तो जब हम लोग स्केटिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा इस पे दाब बढ़ा, तो इस पे क्या हुआ कि दाब बढ़ा। तो दाब बढ़ने से क्या हो जाता है कि जो यहाँ का जो बर्फ होता है ये पिघल जाता है। तो दाब बढ़ने से क्या होता है कि बर्फ पिघल जाता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया कि कम हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो दाब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो बर्फ है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका क्या हो जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो होता है वो क्या हो जाता है, गलनांक कम हो जाता है। तो गलनांक कम होगा तो क्या होगा कि यहाँ का जो बर्फ है पिघल जाएगा। तो दाब जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ का बर्फ पिघल जाएगा, और जो स्केटिंग बोर्ड है ये आगे की तरफ फिसल जाएगा। और जैसे ही स्केटिंग बोर्ड आगे बढ़ गया तो फिर से जो बर्फ है फिर से वो जम जाता है। तो इसीलिए जो है स्केटिंग पॉसिबल कब हो पाता है, जब दाब बढ़ने से जो गलनांक है, दाब बढ़ने से गलनांक क्या होता है, ये कम हो जाता है। तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो इसलिए जो स्केटिंग पॉसिबल हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप उत्क्रम होता है। ताप उत्क्रम जो होता है इसका मतलब होता है कि ऊंचाई बढ़ने से, जो ऊंचाई अगर हाइट बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ने से जो ताप जो होता है, ताप अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं लोग ताप उत्क्रम। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया कि ऊंचाई बढ़ने से ताप घटने को बोला जाता है ताप उत्क्रम। तो अगर इसका मान क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ऊंचाई बढ़ने से ताप घट रही है तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे लोग पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसका क्या हो जाए, अपोजिट, कि ऊंचाई बढ़ने से ताप अगर ज़्यादा होने लगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। तो ताप उत्क्रम का ही मतलब होता है कि ऊंचाई बढ़ने से जो तापमान में गिरावट आती है उसको बोला जाता है ताप उत्क्रम। तो ये हो गया पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव हम लोग मान लिए। तो जब इसका अपोजिट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग
निगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो यहाँ पे ताप उत्क्रम किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे वो दर्शा रहा है पॉजिटिव वाले को, धनात्मक को। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे ताप बढ़ने से ऊंचाई बढ़ने से तापमान घट रहा है, इसका मतलब निगेटिव। ये ताप उत्क्रम का ही मतलब होता है ऊंचाई बढ़ने से ताप घट रहा है। तो वो कैसा हो लेंगे हम लोग उसको, धनात्मक। अगर मान लेते हैं इनकेस अगर अब उल्टा होगा तब उसको बोलते हैं लोग कि ये ऋणात्मक हो रहा है। तो इस क्वेश्चन ताप उत्क्रम क्या हो जाएगा, धनात्मक। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन में है कि कोई भी प्रकाश है, अगर वो एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या होता है कि जैसे एक ये प्रकाश आई यहाँ से, अब ये हो गया एक माध्यम और ये हो गया दूसरा माध्यम। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आती है तो प्रकाश जो है ये विचलित हो जाती है। जैसे आना चाहिए था उसको सीधा ऐसे, लेकिन वो क्या हो गया, विचलित हो गया। तो ये किस घटना की वजह से होता है, तो ये जो घटना है ये कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है कि एक जो मान लेते हैं ये माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है, और ये कौन सा है, सघन माध्यम है। तो एक विरल माध्यम हो गया, दूसरा सघन माध्यम, और इसको बोलते हैं लोग अभिलंब। अभिलंब इसको बोला जाता है। तो जब भी प्रकाश जो है अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और अगर यही प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रकाश है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। इसको प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन कहाँ पे आ गई, ये अभिलंब की तरफ झुक गई। तो यहाँ पे जो फिनोमेना है ये क्या कहलाता है, अपवर्तन। कि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश तो क्या हो जाता है, वो विचलित हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट तो इसका डेफिनेशन ये हो गया। और दूसरा ये पॉइंट हो गया प्रकाश के अपवर्तन में कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, और यहीं अपोजिट कर देना है कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी। मतलब ये पॉइंट जो जा रहा है इससे दूर हो जाएगी अगर ये मीडियम चेंज हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। जो देहली आवृत्ति होती है इसको इंग्लिश में बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, कोई एक पदार्थ है बॉडी, तो इस पे हम लोग क्या देते हैं, अगर मान लेते हैं कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण इस पे डालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक्सरे। तो अगर एक्सरे इस पे डाल रहे हैं लोग, कोई भी विद्युत चुंबकीय रे इस पे डाल रहे हैं लोग, तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यहाँ से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जैसे कि पहले हम लोग एक्सरे डाले तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा दिए। तो जो एक्सरे है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए। ऐसे ही कर करके हम लोग बढ़ाते जाते हैं। तो मिनिमम एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जिसपे क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन है ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ऐसा एक फ्रीक्वेंसी आएगा जिसपे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस बॉडी से। तो जिस पॉइंट पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे जब इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकल जाता है उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब हो गया कि जो इसके नीचे जो है, अगर इसके नीचे इस फ्रीक्वेंसी से नीचे इस बॉडी पे जो भी उत्सर्जन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि जो देहली आवृत्ति है इसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता है किसके नीचे, देहली आवृत्ति के नीचे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटोवोल्टिक सेल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फोटोवोल्टिक सेल। और ये जो है ये सौर ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। तो जो प्रकाश वोल्टीय सेल है ये क्या काम करता है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो
इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि ये किस ऊर्जा में रूपांतरित करेगा, सौर ऊर्जा को, ये विद्युत ऊर्जा में करेगा। और जो प्रकाश वोल्टीय जो सेल है, इसका उपयोग जो है ये सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाता है। जैसे कि जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उसमें लगाया जाता है। और इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो सिस्टम होते हैं ऑन होने का, ऑफ होने का, उसमें ये फोटोवोल्टिक सेल लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है आज का अभ्यास प्रश्न। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।